स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी की रिसेंटली आई है कि हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। के हिसाब से आप मुझे बताएं क्या कहेंगे। एशिया में पहले नंबर पे है और वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, अब क्या कहेंगे इसमें? देखिए टू बी अपनी इकॉनमी की तरफ जा रहा है इंडिया एज कब जाएगा? 10-15 साल बाद? नहीं अभी काफ़ी प्रोग्राम इसमें 742 जो कि अशिया पे टैक्सेस लगने हैं और 700 अरब के टैक्स लगने हैं आवाम के ऊपर। लोग मेहनत कर रहे हैं और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें भी उसी हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। जो कि सुपर पावर मुल्क वो ना, सुपर पावर वो होगा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मुल्क जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जो टेक्नोलॉजी में बढ़ता जाएगा। वही इन्वेस्टर जो पहले पाकिस्तान में करते थे इन्वेस्ट, अब वो या तो इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं या बांग्लादेश में। टॉपिक में रही है, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें जाए, एक यूएन ने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में यह है कि FDI, आपको पता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि बाहर से सरमायाकारी आई है, जो कि 2021 में इंडिया की 44.7 जो कि बिलियन डॉलर थी। अभी जो 2022 की जो आई है उसमें 49.3 बिलियन डॉलर्स जो है ना उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से कि इन्होंने 2022 में इंडिया दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया हुआ जो कि बाहर से सरमायाकारी है, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है दुनिया के अंदर, तीसरे नंबर पर वो जो मुल्क बन गया और एशिया में पहले नंबर पे है। इस पर क्या कहेंगे आप सर? वो एक प्लान के अकॉर्डिंग सारे अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उनके जितने भी अब देख लें ब्रांड्स हैं, सबके CEOs आप देख लें इंडिया से हैं। फर्दर अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या है कि थोड़ा लोगों का सामने जी अब उन लोगों का माइंड सेट बहुत अच्छा है पाकिस्तान के अकॉर्डिंग। वो लोग अपने एक प्लान के थ्रू सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अगर देखा जाए पाकिस्तान का तो CPEC भी अब लास्ट 1 से 1.5 साल में हमारा CPEC से जो इनकम आ रही थी मेरे ख्याल में अब वो भी डाउन जा रही है, क्योंकि हमारे अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपने खुद सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और सब चीज़ों से पाकिस्तान से वो लोग स्किप कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ हमारी इकॉनमी क्रैश कर गई है। तो इस मामले में सबसे मेजर चीज़ यही है कि हमारे हुक्मरानों को भी, हमारे जितने भी मुल्क को चलाने वाली ताकतें हैं, उनको एक प्लान बनाना होगा और ये अब रिक्वायर्ड है। अदरवाइज़ अब जैसा कि स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी की रिसेंटली आई है कि हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा, तो उनकी बात देखा जाए हमारे अब अगर हमारे माइंडसेट को, हमारी चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो लोग अब हमसे बहुत आगे हैं और वो अपनी तरफ से अब हमें बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। पहले जो भी था वो हम पे से कम्पीट करना चाहते थे, लेकिन अब उनकी IT फील्ड, उनकी इंटरटेनमेंट में देख लें कि बॉलीवुड बहुत आगे जा रहा है और फर्दर उनके देख लें कि बहुत सारी अब उनमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। और CEO जो सबसे ज़्यादा मैं एक पॉइंट पिक करता होता हूँ, आप जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड देख लें लाइक गूगल और यूट्यूब वगैरह, इनके जितने भी CEOs हैं वो सारे इंडियन हैं। 146 पीपल्स जो मेजर कंपनीज़ हैं उनके CEOs इंडियन हैं और एज़ कम्पेयर पाकिस्तान के सिर्फ चंद हैं। और आप अगर UK का प्राइम मिनिस्टर देख लें तो ऋषि सुनक वो भी इंडियन है। तो सर ये डेफिनेटली बेसिकली क्या है कि उनका माइंडसेट, उन लोगों ने काम किया है, उनकी IIT यूनिवर्सिटी, उनके जितने भी अदर वो हैं, वहाँ पे गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे मैंने खुद हमारे एक पेशेंट गए तो मैंने देखा कि वहाँ पे अमेरिकन और बहुत सारे कंट्री से पेशेंट्स आए हुए थे जो उन लोगों ने अपने कंट्री को डिनाई करके वहाँ पे प्रेफर किया ये लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। तो सर वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके जितने भी उनके तालीमी निज़ाम, उनका मुआशी निज़ाम और उनकी जो फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये हमसे मेरे ख्याल में 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। तो यही चीज़ रिक्वायर है और हमें भी हमारे कंट्री में जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने हमारे मुझे ये पता है पाकिस्तान के अंदर जो कि बात एक सुनने में आई थी, पाकिस्तान के अंदर जितने इन्वेस्टर बैठे हुए हैं अभी जो मौजूदा हालात में बैठे हुए हैं वो भी स्किप करते जा रहे हैं। क्या वजह? पाकिस्तान के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ओवरसीज तो ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही अब, तो इंडिया के अंदर तो सरमायाकार बाहर से ही आ रही है, बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान के जितने इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर के इन्वेस्टर के, पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा लगाना चाह रहे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में पैसा, पाकिस्तान के ओवरसीज भी पाकिस्तान में पैसा लगाना चाह रहे हैं, इंडिया के ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा लगा रहे हैं, उनके बाहर से तो इन्वेस्टमेंट आ चुकी हुई है। पाकिस्तान की किधर गई है? पाकिस्तान अपनी आवाम नहीं पैसा लगाना चाह रही पाकिस्तान के ऊपर। सर इंडिया का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड कह लें, उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड देख लें, तो उस चीज़ को देख के ही उन्हें
बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है ओवरसीज़ इन्वेस्टर से। और एज़ कम्पेयर पाकिस्तान तो आपको पता है कि पाकिस्तान का आजकल जो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल हालात हैं, तो इसमें तो आप देख लें कि हमारा मुल्क अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट कर जाए या कुछ हो। तो वो तो भी कहते हैं IMF से हमने कर्जा लिया है, IMF से कर्जा जिस तड़ों से इन्होंने कर्जा लिया है, 5-10 दफ़ा IMF से कर्जा लेने चले गए हैं। और IMF से कर्जा लेने के बाद आपको पता है पाकिस्तान के अंदर महंगाई किस सूरत हाल पे चली जाएगी। 742 जो कि अशिया पे टैक्सेस लगने हैं और 700 अरब के टैक्स लगने हैं आवाम के ऊपर। आप ये देखें कैसा कि IMF से पैसा लेके IMF को उन्होंने किस्त भेजी है और IMF की शर्तें पूरी भी करनी है। अब क्या लगता है डॉलर अभी महंगा होगा, डॉलर जब कोई जो मतलब आपसे मैं बात डॉलर आएगा, डॉलर उठाएंगे, ये जितने भी माफिया डॉलर उठाएंगे, फिर पाकिस्तान को उसी रास्ते में जाएंगे, फिर पाकिस्तान IMF के पास जाएगा। ये क्या आवाम को उन्होंने पागल किया हमारे हुक्मरानों में। IMF से पैसे लेके IMF को किस दे रहे हैं, कैसी बात? सर डेफिनेटली ये देखें हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी आला हजरात हैं, तो वो क्या है कि IMF से कर्जा लिया, उसमें आम गरीब पे तो टैक्सेस और इम्प्लीमेंट होते गए, लेकिन जो 742 चीज़ों पे लगने हैं डेफिनेटली 742 तो आम आवाम पे तो डेफिनेटली टैक्सेस लगेंगे। लगने आप देख लें, डेफिनेटली लगने हैं। पेट्रोल के रेट्स देख लें, बाकी जितनी भी चीज़ें उनके टैक्स आप देख लें। और उसमें से सिर्फ हमारा एक सिनेरियो ये बन चुका है कि IMF से कर्जा आएगा, उस कर्जे में से क्या होगा, एक तो पहले उसकी किस्त देंगे, बाकी जो पैसे बचेंगे आधे डिवाइड हो जाएंगे हमारे पॉलिटिशियन के खाने के लिए, और जो आधे बचेंगे वो क्या करेंगे, हमारे वो एजेंसी ले लेंगी, और एजेंसी के बाद उसको क्या होगा कि मुल्क पे भी पैसा नहीं खत्म, मुल्क का डॉलर खत्म हो जाएगा। मुल्क का डॉलर खत्म तो खत्म, फिर वो क्या होगा कि हम नेक्स्ट फिर उसे क्या कहते हैं आप फ्री लॉन्चिंग करते हैं इंडिया के अंदर फ्री लॉन्चिंग, और इंडिया के अंदर यूट्यूबर को जो है ना बहुत बेनिफिट दिए जा रहे हैं। आगे जो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो इन चीज़ों पे आगे, आपको पता है मुल्क वो नहीं होना जो कि सुपर पावर मुल्क वो ना, सुपर पावर वो होगा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मुल्क जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जो टेक्नोलॉजी में बढ़ता जाएगा वही सबसे आगे होगा, सुपर पावर वही होगा। क्या ये बात से आने वाले वक्तों में हमने जो सुपर पावर रखी है उसका कोई फ़ायदा नहीं होना आगे जाके। आगे टेक्नोलॉजी जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई वो सुपर पावर बनेगा वो मुल्क, क्योंकि अभी जो हालात पैदा हो रहे, चाइना को बीट भी करना है इंडिया ने, क्योंकि इंडिया इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हुआ है। क्या मेरी बात गलत होगी तो मुझे बताइएगा। सर मैं आपकी बात को एक वो इकोनॉमी की एक सिनेरियो है कि सबसे जो लो इकोनॉमिकल होते हैं कंट्रीज़ वो क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे वो करते हैं। उसके बाद क्या लग गया जो आपने बात इस टॉपिक एग्रीकल्चर वाले बिल्कुल ज़ीरो। देन उसके बाद क्या है कि इंडस्ट्रीज़, और उसके बाद जो होंगे वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले। आप अमेरिका को देख लें, आप अब इंडिया को देख लें, तो अब चाइना हालांकि धड़ाधड़ आप जो चीज़ वहाँ से मंगवाएंगे वो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल कंट्री है, लेकिन वहाँ पे सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज बेसिकली आपके ये इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यूट्यूब, और अब इंडिया में फ्रीलांसर्स बैठे हैं। अब मैं यहाँ पे कॉल सेंटर में हूँ, तो मैंने खुद मेरे कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो इंडिया में बैठ के हम लोग सिर्फ डिस्पैच करते हैं, जो एक छोटी सी चीज़ है। अच्छा। और इंडिया वाले क्या करते हैं कि वहाँ पे मैंने खुद ब्रोकरेज देखे हैं जो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ब्रोकरेज के लिए बाकायदा US में होना लाजमी है, लेकिन वो चंडीगढ़ में बैठ के ब्रोकरेज, मेरे कुछ दोस्त हैं जो डिस्पैच से रिलेटेड। चलिए लास्ट बात करूँगा, फ्री लॉन्चिंग करते हैं, आप मुझे बताएं फ्री लॉन्चिंग करते हैं पाकिस्तान के इस टाइम बुरे हालातों में फ्री लॉन्चिंग के हालात चल रहे हैं, कितने टैक्सेस बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने फ्री लॉन्चिंग के लिए? सर फ्रीलांसिंग के लिए गवर्नमेंट ने, फ्रीलांसिंग मैं इतना कहूँगा कि पाकिस्तान में शायद फ्रीलांसर्स ही हैं जो डायरेक्ट क्या है कि हमारे कंट्री में डॉलर्स लेके आ रहे हैं। बाकी तो जितने भी लोग हैं यहाँ से इवन डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए अपनी करेंसी यहाँ से निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में आप अब भी देखें तो हमारे जो इन डॉलर में जो हमारी इनकम है उसमें से आलमोस्ट 30 to 35% फ्रीलांसर्स लेके आ रहे हैं। उसके बाद बाकी कुछ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो। तो फ्री लॉन्चिंग का इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं? फ्री लॉन्चिंग को काम मिल रहा है उस हिसाब से जिस तरह पहले मिल रहा था? सर काम देखें, फ्रीलांसर्स को फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट का काम है। जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी अब बहुत यूट्यूबर्स को कर रहे हैं, तो इसी लिहाज से हमारे कंट्री में भी अगर हमारे फ्रीलांसर्स के लिए कोई पॉलिसीज़ बनेंगी, फ्रीलांसर्स के लिए कोई हब बनेंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो फ्रीलांसर्स को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि वहाँ पे आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो होती है। अगर उन चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए और फ्रीलांसर्स को थोड़ी सपोर्ट की जाए तो डेफिनेटली हमारे कंट्री में ये एक रीढ़ की हड्डी होगी इन फ्यूचर। क्योंकि हमारा आप अगर स्टूडेंट वाइज देखें तो लास्ट में मैसेज मेरा स्टूडेंट्स के लिए है कि
अब अपनी तालीम के साथ साथ थोड़ा आईटी स्किल्स पे भी फोकस करें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई जॉब्स गेन करनी है तो वो सिर्फ आईटी से रिलेटेड होंगी। और टीचर हज़रात से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो स्कूल लेवल पे, जो कि इंडिया की 2021 में 44.7 बिलियन डॉलर थी, जो कि अब इंडिया की 49.3 बिलियन डॉलर्स है। क्या कहेंगे सर, दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट कंट्रीज बन गई है जो कि जिसमें सरमाया का इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है 2022 के अंदर। और अगर हम बात करें एशिया में पहले नंबर पे आ गया है इंडिया। क्या कहेंगे सर इस हवाले से, पाकिस्तान क्यों इतना पीछे है, इंडिया इतना आगे लार्जेस्ट बन गया? ऑलरेडी इकोनॉमी भी उनकी जो है 5th नंबर पर 3rd नंबर पे जा रही है, अब वो इस इन्वेस्टमेंट में भी 1st नंबर पे आ गए हैं एशिया के अंदर जी। दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट हो गई। अच्छा, मेरे मुताबिक जो इसकी मेन रीज़न है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। देखें, जब कोई भी बंदा इन्वेस्ट करने के लिए आता है वो देखता है कि जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करना है वहाँ पे प्रॉफिट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ पे कितनी श्योरिटी है, उसकी कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। तो इसलिए इन्वेस्टर ये देखते हैं। अब इन्वेस्टर जो पहले पाकिस्तान में करते थे इन्वेस्ट, अब वो या तो इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं या बांग्लादेश में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है, इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बांग्लादेश में देख लें उसमें भी ज़्यादा होती जा रही है। तो मेन रीज़न यही है कि इन्वेस्टर को सिक्योरिटी चाहिए होती है कि जहाँ पे वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है कि क्या उसको उसका उतना प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में देखें पॉलिटिकल कंडीशन किस तरह है, बहुत बुरी सिस्टम जा रही है, बिल्कुल बहुत बुरी है, चेंज होती रहती है। जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि कल को ये लीडर है, कल को कोई और आ जाएगा, वो अपनी पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर देगा। तो इस तरह जब चेंज होती रहेगी कंडीशन, तो वहाँ पे वो मुनासिब नहीं समझते कि इतना ज़्यादा इन्वेस्ट सर करें। क्या कहेंगे आप, अगर हम अपने ओवरसीज़ की बात करें, ओवरसीज़ को पाकिस्तान पे बिलीव नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे। अगर हम अपने पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स की बात करें, उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी शुरू कर दिया है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर उनके अपने आप का तो मुकेश अंबानी, टाटा, रतन, आपको पता काफ़ी उनके बड़े जो हैं मतलब वो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने मुल्क में। आप मुझे बताएं, इतनी इन्वेस्टमेंट उनको अपनी कंट्री पे बिलीव है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं हमारे इन्वेस्टर को बिलीव पाकिस्तान के अंदर? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी आ ही नहीं रही, अब बंद हो गई है बंद? बिल्कुल, मैंने यही बात आपको बताई है कि जब तक कोई प्रॉपर पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं होगी उस वक्त तक इन्वेस्टर्स को लाना इतना आसान नहीं होगा। और जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, उनको भी अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। जब उनको अपना फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए चाहे वो पाकिस्तानी है या कोई बाहर का, ज़ाहिर बात है हर एक ने अपना फ़ायदा देखना होता है। तो अपना फ़ायदे को प्रायोरिटी देते हुए वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ करते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा मतलब वो इंडिया ने अब एक दुनिया के तीसरी लार्जेस्ट कंट्री बन गया हुआ है इन्वेस्टर के हिसाब से। आप मुझे बताएं क्या कहेंगे, एशिया में पहले नंबर पे है और वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, अब क्या कहेंगे इसमें? देखिए, टू बी ये भी उन्होंने रैंक अपना ले लिया। टू बी ऑनेस्ट वो लोग मेहनत कर रहे हैं और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमें भी उसी हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना चाहिए। अब ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते, मैनेजमेंट नहीं है, उस तरह से नहीं है, उस तरह से इन्वेस्टर को एतमाद में नहीं लाया जाता। उस तरह से जो है मतलब चीज़ों को प्रॉपर्ली जिस तरह मैनेज किया जाए, प्रॉपर्ली रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हम इंडिया से इवन के आगे जा सकते हैं। यूएन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, वो ये रिपोर्ट है कि एफटीआई की एक रिपोर्ट है जिसमें कि इंडिया दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट कंट्री बन गया जिनकी सरमाया का इन्वेस्टमेंट बाहर से आई है काफ़ी, जो कि दुनिया में तीसरी कंट्री, एशिया में पहले नंबर पे आ गया। क्या कहना चाहेंगे सर, पाकिस्तान किधर है, इंडिया कहाँ पहुँच गया हुआ है? थोड़ा आगे आके यहाँ बताए ज़रा। जी, उनके ना 1990 में उनके बाद उनके आए थे फॉरेन मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह। वो फाइनेंशियल मिनिस्टर उनके आए थे। उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ उनकी चेंज की, उन्होंने किया आईटी की तरफ अपना ज़्यादा काम, उन्होंने रुझान उनकी ट्रेंड बढ़ गई। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसकी वजह से उधर आप देखें, उधर देख के लोगों को पता भी चले कौन बात कर रहा है। वक्त के हिसाब से फिर टाइमिंग के साथ उनकी आईटी, इंडिया एक आईटी हब बन गया। बिल्कुल ऐसे ही। उनकी एक्सपोर्ट आईटी की बहुत ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अभी उस तरफ आया ही नहीं पाकिस्तान, टच ही नहीं किया उस चीज़ को उस 90s के दौर में जब इंडिया ने उस तरफ स्टार्ट कर दिया। दूसरा, इंडिया एक बिग मार्केट है, उधर वो एज उनको चीप एज इकनॉमिकली उनको लेबर मिल जाती है, इसलिए वेस्ट का ज़्यादा रुझान उनकी तरफ आ रहा है। मैं आपको कहने का मकसद वो काफ़ी बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। उनके सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन उनकी वर्ल्ड में है। और उसके बाद ये है कि उनका एक्सपर्ट्स हैं काफ़ी उनके, अभी उनके देख लें CEO भी उनके हैं, यहाँ तक कि IMF जिससे वो पाकिस्तान के हेड मामला चल रहे हैं उनके भी हेड में वो भी आ गए, वो भी इंडियन सिख हैं।
इसी तरह फिर वो इस वजह से मगरब का रुझान उनकी तरफ हो गया, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान उधर कोई इतना क्यास नहीं है। थोड़े बहुत मामले उनके होते हैं RSS के, लेकिन वो उनके ओवरकम जो है उनकी वो जो है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बहुत सर पॉजिटिव है। पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? अलग कंट्री दोनों आज़ाद हुई है, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? कि पाकिस्तान भी ये कर सकता था मगर पाकिस्तान पे किसी को बिलीव नहीं है। पाकिस्तान अपने लोगों को जो ओवरसीज है उनको बिलीव नहीं है पाकिस्तान के अंदर। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, पाकिस्तान में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिक्टेटरशिप थी, तो उस टाइम पाकिस्तान में FDI की इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही थी। उनकी पॉलिसी जैसे उनकी थोड़ी उनकी लूज थी, उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दी हुई थी, लेकिन बाद में ये थोड़ा पाकिस्तान में ये जब उन्होंने चले गए हैं थोड़ी पॉलिसीज़ की वजह से, और वो आपको पता है टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो गई थी, और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर आने की बजाय चली गई। फिर दूसरा वो अपना पावर सप्लाई नहीं थी, इलेक्ट्रिकल को बहुत इशू से काफ़ी इशू चल रहे थे और इनके पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं थी। फिर 2013 में पाकिस्तान में CPEC की फार्म में इन्वेस्टमेंट आई, जो वो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। पहले $43 बिलियन थी, फिर $68 बिलियन हो गई, तो उससे काफ़ी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई, और भी कुछ लोगों पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश की। 2018 तक वो काम अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर 2018 के बाद फिर थोड़ा सा पॉलिटिकली वो इकनॉमिकली क्राइसिस आ गया, और अभी तो पॉलिटिकल क्यास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से दूसरा पाकिस्तान पॉलिसी जो है ना वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेट की तरफ ज़्यादा रहा है, बजाय कि कहानी में कहीं फोकस कर रहे हैं। आपका कहने का हमारी जो पॉलिसी है हम सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा है, हमारी इकोनॉमी पे कोई नहीं। पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है, अपनी इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। इंडिया एज कब जाएगा? 10-15 साल बाद? नहीं, अभी काफ़ी प्रोग्राम इसमें डेवलपमेंट्स हो रही है इस तरफ पाकिस्तान की। तो हमें नजर नहीं आ रही। ये CPEC की एक बहुत बड़ी फार्म है, तो ये बंद हो गई है ना? बंद नहीं, ये अभी ये एक्सपीडाइट हो गया, दोबारा ये काम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। जी, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। अभी रिसेंटली वो उनकी आई है इसमें वो जॉब्स क्रिएटेड 2.5 लाख जॉब इसमें क्रिएट होंगी, जिसमें से 1,50,000 पाकिस्तानी होंगे, और इसमें 2-3 वो अभी प्रोजेक्ट्स उन्होंने वो कंप्लीट भी कर चुके हैं। अभी उन्होंने अगले चंद दिन पहले की रिपोर्ट है, उन्होंने अफगानिस्तान से अभी इसमें ऐड करने की बातचीत चल रही थी, अफगानिस्तान के साथ हमारे को भी ऐड करने की। हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आए दिन हमारे जो झगड़े वगैरह चलते हैं। ये जो छोटे मोटे मामलात हैं ये तो हर स्टेट्स के साथ होते रहते हैं, ये तो इंडिया के साथ होते रहे, ये हर जगह ये तो होते रहते हैं। ये लीडरशिप का काम होता है इन पे ओवरकम करना वक्त के साथ साथ। ठीक है, लास्ट में अगर कोई मैसेज देने आपको, आवाम देख रही है सारी, आपको इस टाइम मैं बताऊँ, आप इंडियन देख रहे हैं, आपको बंगाली देख रहे हैं, अफगानिस्तान देख रहे हैं, पाकिस्तानी, चारों आपको मुल्क इस टाइम देख रहे हैं, उनकी ऑडियंस देख रही है आपको। मैसेज यही है कि यार अपने काम पे आप फोकस करें, और बजाय कि आप आगे पीछे टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने काम पे फोकस करें, और जहाँ भी हो सकता है आपसे अपने मुल्क की बेहतरी के लिए उसमें कंट्रीब्यूट करें, और बजाय कि आप किसी ग्रुप को ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय आप रीज़न्स और लॉजिक पर बात करें। ओके सर, बहुत शुक्रिया।